हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चली होगी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रदूषण पॉल्यूशन के चैप्टर पे। ये हम लोग के इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। और हम लोग ने जैसा कि अपने सिलेबस को डिवीजन किया हुआ है उसका या उसको क्लासिफाइड किया हुआ है, तो उसमें जो थर्ड जो पोर्शन था जिसमें हमारे बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमंस को कौन सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन देता है या कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, उसमें पॉल्यूशन था। पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं बहुत अच्छे खासे, और मेंस में भी बहुत अच्छे खासे पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो चैप्टर हैं या जो सिलेबस है इसको क्लासिफाइड किया जाए तो बायोडाइवर्सिटी के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉल्यूशन से ही आते हैं। तो इस सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग की क्लास है ये क्या है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। दरअसल हमने देखा है कि स्टूडेंट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत क्लियरिटी नहीं होती है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपका कम से कम ऐसा किया जाए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद जो एडवांस लेवल की चीजें हैं, जो डायनेमिक लेवल की चीजें हैं, वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए उसमें हम ऐड ऑन करेंगे। क्लियर है? और ये क्लास मेरी बाइलिंगुअल है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट कंफर्टेबली इसको एंजॉय कर सकते हैं या इसको इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये जो यहाँ पर मेरी जो यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं, जो जो पीडीएफ है, ये दरअसल इंग्लिश में है, बट मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है? या इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर इसका नोट्स बना लीजिए। मेरी बार बार आपसे सजेशन यही होता है आपको, और सलाह भी ये मेरी यही होती है कि आप सुनिए, किसी को भी सुनिए, कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी की बुक से पढ़िए, कोई रेडीमेड मटेरियल से पढ़िए, किसी इंस्टीट्यूशन के नोट से पढ़िए, बट समझने के बाद आपका खुद अपना नोट्स बनना जरूरी है। आपका अपना नोट्स जब तक नहीं बनेगा तक आपके पढ़ने का बहुत ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट नहीं जनरेट होगा, या कहा जाए कि बहुत प्रभावी तरीके से आप उसको नहीं डील कर पाएंगे या उसको लिख पाएंगे। तो आप अपना नोट्स जरूर बनाइए। आप कहीं से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन उसको खुद समझ के अपने शब्दों में और अपने हिसाब से लिखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो ये क्लास है हम लोग की आज की पॉल्यूशन की, जिसपे हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होते हैं और कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, जिनको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। फिर कुछ डिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को डील करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण। जानते हैं हम सभी कहाँ रहते हैं? पर्यावरण में रहते हैं। और जब तक हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट उसमें कुछ अनवांटेड जो पॉल्यूटेंट होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, वो हमारे जब प्रेजेंस होती है उनकी, या वो जब अवेलेबल हो जाते हैं, या कहा जाए कि जब वो इसमें उपस्थित हो जाते हैं और इसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये बाकी ह्यूमन सहित बाकी जीव जंतुओं या फ्लोरा एंड फौना को क्या करता है? बैडली अफेक्ट करता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो ये इसके गुण को प्रभावित करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रदूषक, पॉल्यूटेंट। क्लियर है? तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है? पॉल्यूशन हो। प्रदूषण इसका क्या होता है? परिणाम होता है। तो थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पॉल्यूशन की। ठीक है? तो ये क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए यहाँ पे है, पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल characteristic of water, land and air which harms humans and the microorganisms, animals and plants beneficial for them. In fact, it has a harmful effect on animals, plants and humans. मतलब प्रदूषण एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? तो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे इन्वायरमेंट में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। क्लियर है? और इस किसमें उत्पन्न कर देता है? तो जल में, भूमि में, वायु में, और यह मनुष्य सहित उन जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है जो जीव जंतु या पादप हमारे लिए क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं, लाभदायक होते हैं। क्लियर है? तो यही होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये किसी भी वस्तु के, चाहे वो हमारे पर्यावरण के जो भी तत्व हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, इनको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं या इनको दुष्प्रभावित करते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरणीय प्रदूषण की श्रेणी में हम लोग शामिल करते हैं। जानते हैं कि इस समय आप देखेंगे कि दिल्ली के आसपास एनसीआर है, अब तो देखा जाए कि पूरे नॉर्थ इंडिया की कंडीशन यही है कि
टायर 1 या टायर 2 या टायर 3 सिटीज जो हैं, उनका भी एनवायरनमेंट क्या है, बहुत पॉल्यूटेड है। वहां पर भी क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखेंगे तो नॉर्मली 200 से ऊपर पहुंच जाता है, 300 के आसपास पहुंच जाता है, कभी 150, 200, 300। मतलब नॉर्थ इंडिया के जो सिटीज हैं, ये प्लेन एरिया के जो है, मैदानी क्षेत्रों के, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों। मध्य प्रदेश में थोड़ा कम रहता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा रहता है। वो रहता है कि यहाँ तो एक तो बहुत ज्यादा क्या है कि प्लांट्स नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, और दूसरा क्या है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इधर बहुत ज्यादा, मतलब जो व्हीकल्स हैं ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फॉसिल फ्यूल का बहुत है, या ठंडियों में क्या करते हैं हम लोग, बोन फायर जो अलाव होता है उसको जला देते हैं, या बहुत सी चीजें जो होती हैं वो इसके कॉज होती हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्मोक भी बहुत बड़े रीजन होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स कंपनसेट इट्स थ्रू सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म। देखो होता क्या है ना कि हमारा जो पर्यावरण है, ये अपनी स्व हीलिंग कैपेसिटी से अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है या अपनी स्थिति को सुधार लेता है। हमारे पर्यावरण में खुद ऐसा मैकेनिज्म है जो अपने अंदर आए हुए पॉल्यूटेंट को या जो प्रदूषण है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको क्या कर लेता है, डाइल्यूट कर लेता है, और अपनी खराब स्थिति को खुद सुधार लेता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब स्व नियोजन प्रक्रिया होती है या स्व नियंत्रित प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट क्या करता है कि अपनी स्थिति को खुद ही अच्छा कर लेता है। क्लियर है। अब देखो, ड्यू टू विच द इन्वायरमेंटल सिस्टम ऑलवेज रिमेन balanced, but due to excessive exploitation of natural resources, there has been so much change in the components of the environment that the environment is not able to compensate for its through its homeostatic mechanism। ठीक है, तो देखो यहां पर ये है ड्यू टू विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बायोस्फीयर आर being adversely affected due to वाइड स्प्रेड चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें अगर कोई भी एडवर्स चेंजेस होता है या इसमें कोई भी पॉल्यूटेंट अपेयर होता है या इसमें उपस्थित होता है, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या करता है, ये जो सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है जिसको हेमियोस्टेटिक मैकेनिज्म बोलते हैं, इसके अंतर्गत क्या करता है कि अपने अंदर आए हुए अवांछनीय बदलावों को क्या कर लेता है, सुधार कर लेता है, या उन पॉल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है या सेटल डाउन कर लेता है, और अपनी स्थिति को क्या कर लेता है, बेहतर बना लेता है। क्लियर है। ये हमारे इन्वायरमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी विशेषता है, और ये जियोलॉजिकल पीरियड से चला आ रहा है कि इन्वायरमेंट अपनी कमियों को खुद ही सुधार लेता है। लेकिन हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटीज ने, खास करके फॉसिल फ्यूल्स ने, ठीक है, और वनों की कटाई ने, हमने ऐसा कर दिया है, इतना ज्यादा इन्वायरमेंट में एडवर्स जो चेंजेस कर दिए हैं, प्रतिकूल परिवर्तन कर दिए हैं, कि जो इन्वायरमेंट की सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी है, जिसके अंतर्गत वो अपनी कमियों को या अपने अवांछनीय तत्वों को खुद ही न्यूट्रलाइज कर देता है, सुधार लेता है, उससे हम लोग ने क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। मतलब पर्यावरण की जो क्षमता है, हमने उससे ज्यादा इसमें परिवर्तन कर दिया है। अब पर्यावरण की जो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, इसको हमने ओवर क्रॉस कर दिया है, या इसको हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, पार कर दिया है। पर्यावरण अपने आप को खुद से संतुलित नहीं कर पा रहा है, या अपने अंदर आए हुए अवांछनीय परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषण, को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, और ये क्या है, बहुत बड़ी एक संकट के रूप में देखा गया है। क्लियर है। तो यही पे बताया जा रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट है, जब से पृथ्वी का वातावरण बना है और जब से यहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं, तब से हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होता रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो नेचर है या पर्यावरण है, अपनी कमियों को खुद ही सुधार लेता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो परिवर्तन था, वो इस हद तक चला गया है कि अब पर्यावरण अपने अंदर आई हुई परिवर्तन को या कमियों को सुधारने में सक्षम नहीं है, और यही सबसे बड़ा क्या है, कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। तो देखो, एक डेटा दिया गया है, every year 30 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड फॉल इल ड्यू टू पेस्टिसाइड। मतलब दुनिया में लगभग 38 करोड़ लोग हर साल, दुनिया में 38 करोड़ लोग किससे प्रभावित हैं, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब जो है कीटनाशी हम खेतों में प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, रासायनिक एलिमेंट्स होते हैं, हम स्प्रे करते हैं, जाहिर सी बात है कि स्प्रे करते हैं तो ये पौधे जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बायोमैग्निफिकेशन,
जैव संवर्धन के माध्यम से क्या हो जाता है, ये हमारे बॉडी में आ जाता है पोषण चक्र के थ्रू, और जो होता है ये स्प्रेड होके एयर में क्या होते हैं, फैले रहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट के रूप में, निलंबित कणों के रूप में यही पॉल्यूटेंट पेस्टिसाइड निलंबित रहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर चले आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। और पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, पॉइजन ही होता है। तो ये पॉइजन जो होता है, हम इसकी वजह से पूरी दुनिया में 38 करोड़ लोग मरते हैं। और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो है कितनी, अभी कितनी है, 8 अरब से ज्यादा है, मतलब 800 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 38 करोड़ लोग किससे मर रहे हैं, तो यही पेस्टिसाइड से मर रहे हैं। अब थोड़ा सा इंडिया में देखते हैं कि भारत में एवरी ईयर 23 लाख पीपुल डाई इन इंडिया ड्यू टू पॉल्यूशन। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है कि 23 लाख लोग भारत में हर साल प्रदूषण से मर रहे हैं, ये डेटा एक्चुअल में बहुत कम है। क्लियर है, ये डेटा बहुत कम है। क्यों कम है, कि ये कोई डेटा जो रिलीज किया गया है, जाहिर सी बात है कि हम डेटा को बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं करते हैं, या उसको हम लोग बहुत ऑथेंटिक तरीके से उसको हम लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं, या बहुत हम लोग इसको कहा जाए कि ईमानदारी से नहीं डेटा को कलेक्ट करके प्रेजेंट करते हैं। तो ये 23 लाख जो लिखा हुआ है, 23 लाख लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत कम है डेटा। और इससे ज्यादा होगा डेटा इसका। बहुत से तो ऐसे है कि हम लोग मानते नहीं कि प्रदूषण से मरे मरे हैं, और बहुत से लोगों को ये लगता भी नहीं कि हमारी डेथ पॉल्यूशन की वजह से हुई है। क्लियर है। अभी देखो ये क्या हुआ है ना, कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रदूषित पानी पीकर लगभग 15 लोग मरे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि 15 नहीं, कम मरे हैं, बट फोटो 15 लोग की छपी है कि 15 लोग मरे हैं। उसमें क्या है कि जो पानी वाटर सप्लाई है, वहां के नगर निगम का जो वाटर सप्लाई है, उसमें क्या हुआ है, फीकस बैक्टीरिया पाए गए हैं। वैसे बैक्टीरिया जो हमारे मल मूत्र में होते हैं। क्लियर है। तो इन बैक्टीरिया के थ्रू क्या हुआ है, लोगों ने पानी पिया और वो बैक्टीरिया थे, जिससे इनको क्या हो गया, डिजीज हुई है और इनकी डेथ हुई है। उसमें एक बच्ची भी मरी है जो डायरिया से मरी है। देखो इसमें क्या है ना, कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से जो घटनाएं हैं, अब उसमें प्रदूषण से तो बहुत लोग मरेंगे। अभी तत्काल जो मरे हैं, गवर्नमेंट करे नहीं, 4-5 लोग मरे हैं, जबकि 15 लोगों की पूरी फोटो छपी है। बाद में भी मरेंगे तो गवर्नमेंट डिनाई कर देगी। तो एक्चुअल में पोल्यूशन से जो कैजुअलिटी होती है, जो मौत होती है प्रदूषण से, उसके वास्तविक डेटा हम कलेक्ट नहीं करते हैं, या उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की नाकामी पता चलेगी। तो सरकार हमेशा मैनिपुलेट करती रहती है कि भैया डेटा छुपा लो, डेटा छुपा लो। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, वो कितने कितने टाइप से होता है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, उसके कारण क्या क्या हैं। तो देखो दो तरह देखा जाता है। एक है नेचुरल कॉजेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक कारण, और एक होता है मैन मेड रीजंस, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक या मानवजनित कारण। प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो मेन जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो मेन जो रीजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बट आप इससे ज्यादा अगर रीजन मेंशन कर लेते हैं या आप खोजते हैं, तो इसमें ऐड ऑन करते रहिएगा। कोई यही जरूरी नहीं है कि यही कॉज जो है ये फाइनल कॉज है, ठीक है, या अंतिम कारण यही है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है या उनको मेंशन नहीं किया जाता है, बट आप मेंस का आंसर लिखते हैं, या अगर प्रीलिम्स में कोई इस तरह से क्वेश्चन आता है और आपको लगता नहीं ये भी कारण है और जेन्युइन कारण है, ठीक है, रेशनल रीजंस के इसके पीछे हैं, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। क्लियर है। तो पहला इसमें नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कारण कौन कौन से। दरअसल वॉल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी विस्फोट है, और जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो इसमें प्रमुख रूप से 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं। पहला पदार्थ क्या होता है, तो इसमें मैग्मा होता है। मैग्मा जो होता है ये होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं, ठीक है। इन गैसों में कौन होता है, तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा होता है, जलवाष्प सबसे ज्यादा होता है। नियर अबाउट 80 टू 90% जो होता है ये क्या होता है, जलवाष्प होता है, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो बहुत सी क्या होती है, गैसें निकलती हैं। ये गैसें क्या है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये प्रदूषक के रूप में काम करती है। क्लियर है। और तीसरा इसमें से क्या निकलता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो इसमें से डस्ट निकलता है, या ऐश, जो हम लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इसको, राख, ये सब निकलता है। तो ये डस्ट, ऐश जो है, राख है, ये क्या है, ये एक्चुअल में पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है। क्लियर है। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन भी क्या है, कि एक प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण का। दूसरा क्या है, इमिशन ऑफ मीथेन फ्रॉम पैडी कल्टीवेशन, जैसे धान की खेती करते हैं तो वहां से मीथेन निकलता है, या जो वेटलैंड्स हैं, जो क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमियां हैं, उनसे भी क्या होता है, मीथेन निकलता है। और जो
रूमिनेशन जो होते हैं, जो पशु होते हैं चरने वाले ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, ये क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, रूमिनेशन करते रहते हैं। ऐसे देखते होंगे आप, च्यूइंग करते रहते हैं ऐसे-ऐसे मुँह हिला के। इसके थ्रू भी क्या होता है? मीथेन गैस निकलती रहती है। तो ये क्या है? नेचुरल कॉजेज़ हैं, ठीक है? अब इसमें और जोड़ सकते हैं, तो वो क्या है? इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, जैसे वनाग्नि होती है, जंगल में आग लगती है, अपने आप लग गई, नेचुरल कॉज से लग गई, तो इससे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये भी तो एक रीज़न है कि इसके थ्रू भी तो हो रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स जो वनस्पतियाँ हैं, ये मर रही हैं या जल रही हैं, तो इनसे भी क्या हो रहा है? कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। दूसरा कि वेदरिंग होता है, जब चट्टानें टूटती-फूटती हैं, उनका अपक्षय होता है, उनमें भी क्या होते हैं? बहुत सी गैसें फँसी होती हैं, तो उनका भी क्या होता है? इमिशंस होते हैं। या हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू जो आइस वर्ग हैं या जो आइस कवर एरिया हैं, जो हिमाच्छादित सतह हैं, जब ये पिघलती हैं, तो इनके अंदर से क्या होता है? मीथेन गैस जो फँसी हुई है, वो रिलीज़ हो रही है। तो बहुत से ऐसे रीज़न हैं। इसमें जोड़ सकते हैं साइक्लोन भी है। जब साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो इस साइक्लोन की वजह से भी क्या होता है? बड़े पैमाने पर इस साइक्लोन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या इस तरह से जो पॉल्यूटेंट हैं, वो धरातल से उड़ के वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। तो ये सब भी क्या है? बहुत से रीजन्स हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? हमारे प्राकृतिक कारण है। दरअसल आज के समय में जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उसमें नेचुरल फैक्टर फैक्टर जो है, उनका रोल बहुत कम है, ठीक है? और नेचर जो अपने हिसाब से पॉल्यूशन फैलाती है, स्प्रेड करती है, उसको क्या करती है? सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म से उसको शटल डाउन कर लेती है, उनको न्यूट्रलाइज कर देती है और लंबे समय तक उनको नहीं बने रहने देती है। लेकिन हम मनुष्यों के द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है, ये बहुत घातक है और इसकी क्वांटिटी क्या है? बहुत एक्सेसिव है, बहुत अधिक है, जो हमारे लिए क्या है? बहुत खतरनाक है। क्लियर है? तो अब हम आते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या-क्या हैं? मानव जनित कारक क्या-क्या हैं? वो कौन-कौन से कारक हैं जिन जो मनुष्य द्वारा किया जा रहा है और ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है? क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला देखेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम जीवाश्म ईंधन का दहन कर रहे हैं, जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है? या गैस हो गई, तो इनका हम जितना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इनका दहन कर रहे हैं, इनसे जो निकलने वाली गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है? ये प्रदूषक के रूप में काम जानी जाती हैं और ये प्रदूषण का कारण होती हैं। तो अभी के समय में सबसे ज्यादा प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी का कारण क्या है? तो जितना हम जीवाश्म ईंधनों का दहन कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधनों का यूज़ कर रहे हैं, वो सब प्रदूषण का कारण है। क्लियर है? अब देखो प्रदूषण का कारण है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम जीवाश्म ईंधनों का दहन नहीं करेंगे, ठीक है? जीवाश्म ईंधनों के बिना हमारा जीवन जो है या हमारा विकास रुक जाएगा। बट अब हमको जीवाश्म ईंधनों के दहन का क्या करना है? कोई ना कोई अल्टरनेट खोजना है और बहुत जल्दी खोजना है। बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, तो हमें जीवाश्म ईंधनों का जो अल्टरनेटिव बहुत तेजी के साथ खोजना है। क्लियर है? फिर क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है वनों की कटाई, वनोन्मूलन जिसको कहा जाता है। देखो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है ना कि जो फॉरेस्ट होते हैं, ये फॉरेस्ट का सबसे या जो फॉरेस्ट क्या कहें, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये ह्यूज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। कार्बन को तो संचित कर लेते हैं अपनी बॉडी में, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ये रिलीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? जो जो फॉरेस्ट हैं या जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन का अवशोषण कर लेते हैं। और एक अनुमान के अनुसार ये देखा गया है कि हम हाल के वर्षों में जो हम फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, जो जीवाश्म ईंधनों का हम यूज कर रहे हैं, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसके 60% भाग को तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। बट ये जो 40% भाग है जो इनके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया गया होता है, यही 40% जो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एक्युमुलेशन हमारे एटमॉस्फेयर में होता जा रहा है, हमारे वायुमंडल में या हमारे पर्यावरण में इसका संचयन होता जा रहा है।
देखो ये जो 40% एक्सेसिव एक्यूमुलेशन है, संचयन हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसका रीजन है कि हमने बड़े पैमाने पर क्या किया है, वनों को काट दिया है। भाई वन जो है या जो ग्रीन प्लांट्स हैं, एक कैपेसिटी तक ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, मात्रा ज्यादा होगी और प्लांट कम होंगे तो डेफिनेटली सभी कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण तो हो नहीं पाएगा। तो हमने दो तरफा काम किया है। एक तरफा काम ये किया है, एक तरफ तो काम किया है कि हमने फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरह से काट दिया है, डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पे किया है। और दूसरा कि फॉसिल फ्यूल को यूज किया है बहुत बड़े पैमाने पे। तो इससे क्या हुआ है, जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण बहुत सी प्रदूषक गैसें क्या हुई हैं या सब्सटेंसेस क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं, निकले हैं। ठीक है, तो इनकी मात्रा बढ़ी है और इनको खत्म करने वाला या एब्जॉर्ब करने वाला जो फैक्टर है, उसको हमने क्या किया, बड़े पैमाने पे काटा है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। फिर माइनिंग है, खनन है। अब जानते हो कि हमारे अर्थ के जो सिराएं हैं, जो वेन्स हैं, इनमें मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर है। ठीक है, या जो कार्बन है ये बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर है। जब हम माइनिंग करते हैं तो यहां फंसी हुई मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें हैं, ये क्या होती हैं, यहां से रिलीज हो जाती हैं या बाहर निकल के हमारे वायुमंडल में पहुंचती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरी बात, जब हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के सब्सटेंसेज हैं, जो माइनिंग के पदार्थ हैं, उनको ओपनली हम क्या कर देते हैं, ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। माइनिंग हुई और हमने चाहे कोयले की माइनिंग की, चाहे हमने आयरन ओर की माइनिंग की, चाहे हमने एल्युमिनियम की माइनिंग की, चाहे हमने कॉपर की माइनिंग की। माइनिंग करने के बाद क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं। अब जब बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, तो वो क्या होगा, नदी या वर्षा जल में घुल के नदी में जाएगा, या जो वाटर बॉडी तालाब है, झील है, उनमें जाएगा, उनको प्रदूषित करेगा। और वो जमीन पर फैलेगा तो उस लैंड को भी क्या करेगा, उस सॉइल को भी क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा या उसको भी प्रदूषित करेगा। क्लियर है, तो माइनिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लियर है। फिर इसके बाद है सीवेज। सीवेज का मतलब है कि जो हम शहरों में रहते हैं तो बड़े पैमाने पे क्या होता है, अपशिष्ट जल को हम निस्तारित करते हैं, या अपशिष्ट जल जो होता है, जो वेस्ट वाटर पार्ट होता है, उसको क्या करते हैं, पहले डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब खुले में छोड़ देते हैं, या नालियों के थ्रू भी जा रहा है डायरेक्टली, वह कहां जा रहा है, या तो वो किसी झील में जाएगा, किसी तालाब में जाएगा, या फिर वो नदी में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है वो क्या होगा, प्रदूषित होगा। जल, जो हमारे जल का पारिस्थितिक तंत्र है, वो प्रदूषित होगा। साथ में अगर वो बह के जा रहा है, भूमि में जा रहा है, तो उसको भी प्रदूषित करेगा। आप देखे होंगे कि गांव में लोग क्या करते हैं ना, कि गांव का जो गंदा पानी नालों के माध्यम से निकल रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो होता नहीं, उसको लोग पहले डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो खेतों में बह के जा रहा है, या तालाब में गांव के आसपास बह के जा रहा है, या कोई वेटलैंड है, आर्द्र भूमि गांव के आसपास है, उसमें बह के जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसको प्रदूषित कर रहा है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्लियर है। इसका, इस जल को प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इसका निस्तारण नहीं किया जाता, इसकी साफ सफाई नहीं की जाती है। और इस तरह से क्या होता है कि ये पूरे क्षेत्र को क्या करता है, प्रदूषित करता है। फिर है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब होता है औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों से दो तरह के अपशिष्ट निकलते हैं। एक होता है द्रव के रूप में निकलता है, जैसे उद्योगों से निकला हुआ गंदा पानी, ये भी ओपनली डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरा, उद्योगों से बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं। ये गैसें भी क्या है, वायुमंडल में फैल रही हैं। और कहीं ना कहीं उद्योगों से क्या होता है, सॉलिड वेस्ट निकलता है, ठोस अपशिष्ट निकलता है। तो ये भी क्या करता है, आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषित करता है। तो जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है या वेस्ट है, ये भी क्या करता है, एक पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है, एक प्रदूषक के रूप में काम करता है। फिर क्या है, यूज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन एग्रीकल्चर। हम कृषि में बहुत बड़े पैमाने पे रासायनिक तत्वों का प्रयोग करें, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरकें हैं, फिर केमिकल पेस्टिसाइड है, ठीक है, रासायनिक कीटनाशक है, फिर केमिकल हर्बिसाइड है, रासायनिक खरपतवारनाशी है, या फिर हम अपनी फसल को प्रिजर्व करने के लिए या उसको बहुत देर तक बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, जो केमिकल कंपोनेंट से बने होते हैं। क्लियर है। बहुत से हम संरक्षक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जो रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। इससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो ये जो बेसिक कॉजेज हैं किसके, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन के, जो पॉल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। क्लियर है। तो यहां ध्यान रखना है, ये तो हमने मेन फैक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि ये मेन फैक्टर्स हैं। बट आप इसमें बहुत से फैक्टर्स जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये फैक्टर्स भी हो सकता है, ये फैक्टर भी हो सकता है, जेन्युइन हो तो आप उसको इसमें एड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है। कि ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, तो इसको मैं बहुत कॉम्पैक्ट नहीं बनाना चाहता हूं, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूं कि नहीं आपको पढ़ने में बोरियत हो जाए। हमने देखा है कि स्टूडेंट को थोड़ी सी हैवी चीजें अगर पढ़ाना शुरू कर दीजिए, या बहुत, देखिए यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है
अब स्टेट कमीशन भी अपने आप को क्या कर रहे हैं कि एक तरह से अपना स्टैंडर्ड को हाई कर रहे हैं। तो हम क्या करना है कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड तक जाना है, बट हम कहीं ना कहीं उस मेंटल लेवल पे अभी नहीं अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हैं या अपने आप को तैयार कर पाए हैं कि हमको इतनी टफ चीजें पढ़नी है। क्लियर है? तो मेरा भी यही प्रयास है कि ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं वहां तक। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कम चीजों को पढ़िए, सिंपल चीजों को पढ़िए, फिर इसमें जब प्रीवियस क्वेश्चन या बाकी टॉपिक्स आते रहेंगे तो हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, क्या है, यूपीएससी की स्टैंडर्ड को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन चीजों को इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। तो यहां मेरी पूरी कोशिश है सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को बता दिया जाए। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें ऐड ऑन करेंगे और ये आपके लिए क्या होगा, बहुत लाभदायक होगा, बेटर होगा। क्लियर है? तो मेरा यहाँ पे इनिशिएटिव ये है कि आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से जो आपकी चीजें हैं उसको यहाँ पर समझाई जाए। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं हमारे, ये क्या करते हैं या कैसे होते हैं। ठीक है? तो देखिए, ह्यूमंस नोइंगली और अननोइंगली, मतलब जान के या अनजान में, ठीक है, क्या करता है, बहुत प्रकार के केमिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट डंप करता है। क्लियर है? तो देखिए, ह्यूमन knowingly and or unknowingly keep dumping many types of chemical and biological waste in the environment through industrial या इंडस्ट्रियल के थ्रू, एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्टिविटीज, मतलब कृषि गतिविधियों के कारण या फिर वो औद्योगिक गतिविधियों के कारण जाने अनजाने बड़े पैमाने पे क्या करता है कि बहुत से पॉल्यूटेंट या प्रदूषक को अपने पर्यावरण में वो क्या करता है, डंप करता है। क्लियर है? दीज वेस्ट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, यही जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं या उसकी क्वालिटी को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, सच वेस्ट आर कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब ये जो मनुष्य द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, मानव जनित प्रदूषण। क्लियर है? इसे ही क्या बोलते हैं, मानव जनित प्रदूषण। देखो, मैन मेड पॉल्यूशन इज कंसिडर्ड मोर हार्मफुल देन नेचुरल पॉल्यूशन बिकॉज मोस्ट मैन मेड पॉल्यूशन इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, दैट इज दिस पॉल्यूशन डज नॉट डिकम्पोज वेरी स्लो एंड पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट। जो मानव जनित पर्यावरण में प्रदूषण फैलाया जाता है ये नॉन डिग्रेडेबल होता है। इसका या तो नॉन डिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक है भाई, नॉन डिग्रेडेबल है, या इसका डिग्रेडेबल होता भी, अगर डिकम्पोजिशन होता भी है या ये सड़ते गलते भी हैं तो बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस से होता है, बहुत धीरे धीरे इनका जो होता है वो डिग्रेडेबल होता है या बहुत धीरे धीरे ये सड़ते गलते हैं और इतना कम मतलब लंबे समय तक बने रहते हैं, इतनी कम गति से सड़ते गलते हैं कि ये लगातार क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है ये अब समस्या क्यों है, क्योंकि मानव ने किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से या इंडस्ट्री सेक्टर से या जो हम लोग का डोमेस्टिक सेक्टर है, जो घर है हम लोग का, यहां से भी हम बड़े पैमाने पे क्या कर रहे हैं, प्रदूषण ला रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स में हम लोग देखते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, कि जो जिनको बोलते हैं अपघटित या जैव अपघटन जिनका हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इनका जैव अपघटन संभव नहीं होता है। तो ये दो तरह के होते हैं। क्लियर है? तो यहां देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन पॉल्यूटेंट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। ठीक है? पहला है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स ऑफ दिस कैटेगरी lose their harmful effect by being decomposed by microorganisms. These are also called decomposable pollutants, मतलब ऐसे प्रदूषक जो अपने आप, जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, इनके द्वारा इनका विघटन कर दिया जाता है और ये नष्ट होकर अपने हानिकारक प्रभाव को खो देते हैं। यानी इनको बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर लिया जाता है और इनके हानिकारक प्रभावों को क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। तो इन्हें क्या कौन कहते हैं हम लोग, बायो डिकम्पोज, या ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे प्रदूषक जो अपघटित हो जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसमें किसका किसका एग्जाम्पल दिया है। तो सीवेज है, जो हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी है। हालांकि हम लोग अब घरों से भी ऐसा पानी निकाल रहे हैं जो केमिकल यूज होता है, जैसे हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, सॉप यूज करते हैं या डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो हम लोग
टॉयलेट क्लीनर में जो हम लोग एसिड यूज कर लेते हैं, ये भी क्या है, डिग्रेडेबल तो है नहीं, ठीक है, बट एक ब्रॉड सेंस में इसको मान लेते हैं। फिर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमारे जीव जंतु के मरी हुए शरीर या जो डेड बॉडीज होती हैं, चाहे प्लांट सड़ गल रहे हों चाहे कोई जीव जंतु सड़ रहा हो, उसकी बॉडी है। फिर एनिमल एक्सक्रेटा, मतलब जो हम मल मूत्र है जो हम निकाल रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, ये सब भी बायोडिग्रेडेबल है। फिर क्या है, जो नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़, ध्यान देना कि रबड़ दो तरह का होता है, एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रबड़ है, उसका नहीं हो रहा है, लेकिन जो नेचुरल रबड़ है उसका डिग्रेडेबल या उसका डिकम्पोजिशन नेचुरली हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स, मतलब सड़ी गली हुई सब्जियां या खाद्य पदार्थ जो हैं, जिसमें स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स का मतलब होता है कि जो सड़ी गली सब्जियां हैं, या हमारा जूठन है जो खाना पीना हम फेंकते हैं, या सड़े गले फल हैं, या हमारे जो पील्स होते हैं वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स होते हैं, छिलके जो होते हैं उनके, वो सभी क्या है, डिग्रेडेबल हैं। फिर क्या है, गार्बेज, जो हमारा कचरा है निकल रहा है घर से, ठीक है। और ध्यान रखना कि इसमें डिग्रेडेबल वही माना जाएगा जो प्लास्टिक ना हो या सिंथेटिक रबर ना हो, इसको नहीं, जो नेचुरल हो, ठीक है। चलिए, अब आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, मतलब जिनका अपने आप डिकम्पोजिशन नहीं होता, या जिनको माइक्रोस्कोप्स जो हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनका अपघटन करने में असमक्ष होते हैं, असक्षम होते हैं, तो उनको इसके कैटेगरी में डाला जाता है। देखो तो इसको क्या है, pollutants of this category are not decomposed by microorganisms. These are also called non-decomposable pollutants. ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीवी इनका अपघटन करने में समर्थ नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, तो इनको बोला जाता है नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है, मतलब इनका कम क्या बोलते हैं, उसका अपघटन नहीं होता है। क्लियर है, इसमें क्या क्या है, तो डीडीटी है जो हमारे खेतों में यूज किया जाता था कीटनाशक के रूप में, अब तो ये बैन हो गया है। 2,4-D ये भी खेतों में यूज किया जाता था, ठीक है। फिर लेड है, शीशा है, मरकरी है, पारा है, ठीक है, प्लास्टिक है या आर्सेनिक है, ये सब क्या है, ये नॉन डिग्रेडेबल्स हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाता है। क्लियर है, तो यहां तो इस बेसिस पे हमने देखा कि हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं या प्रदूषक हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉल्यूटेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। जो प्रदूषक होते हैं वो तीन रूपों में हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में, यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो, इनके स्टेट ऑफ मैटर्स, मतलब इनकी अवस्था के आधार पर इनको तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे है सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट, ठीक है, जो ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है, और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसमें क्या है, लेड है, सीसा है, मरकरी है, पारा है, एस्बेस्टस है, जो हम लोग एस्बेस्टस यूज करते हैं, ठीक है, और क्या है, पॉलीथिलीन है, ठीक है। ये क्या है, ये सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं, और इसमें डस्ट पार्टिकल भी जोड़ सकते हैं, बट वो तो गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे, गैस में तैरते रहते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, हमारे सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं, और इसमें बहुत से हैं, बस यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं कि हाँ ये हैं। फिर एक होता है गैसियस पॉल्यूटेंट, जो गैस की अवस्था में रहते हैं, या कहा जाए कि ये गैसियस रूप में होते हुए हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसमें क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसमें भी बहुत से पॉल्यूटेंट हैं। मीथेन खुद भी क्या है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बहुत से इसमें गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और खास करके ध्यान रखिएगा कि जो एरोसॉल होते हैं, एरोसॉल जो होते हैं, ठीक है, जो धूल कण है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये भी इनको गैसियस फॉर्म में ही हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि ये भी क्या है, गैस में होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, भले वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो ध्यान रखना है, ये हमारे क्या है, गैसियस फॉर्म में जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहने वाले पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है। फिर क्या है, लिक्विड पॉल्यूटेंट्स, द्रव अवस्था में रहने वाले प्रदूषक है। इसमें क्या है, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम आयल है, क्रूड आयल है, वो खुद अपने आप में क्या है, वो एक पॉल्यूटेंट है। जानते हैं कि जब यही प्रवाहित होकर समुद्रों में चला जाता है या जल क्षेत्रों में चला जाता है, तो वहां के बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित करता है। क्लियर है, तो पेट्रोलियम अपने आप में खुद क्या है, एक प्रदूषक है। फिर क्या है, आयल स्लिक, जब हम आयल माइनिंग करते हैं या आयल निकालते हैं, या फिर जो टैंकर्स हैं ये जाते हैं और इनसे क्या होता है, तेल रिश्ता रहता है, तो ये भी क्या है, एक प्रदूषण है। क्लियर है। फिर है अमोनिया मिक्स्ड इन वाटर, जब जल में अमोनिया मिक्स हो जाती है तो ये भी क्या करती है, एक जली या लिक्विड पॉल्यूटेंट के रूप में काम करती है, ठीक है।
फिर नाइट्रेट है। नाइट्रेट भी क्या है, एक प्रदूषक है जो जल को प्रदूषित करता है। तो ये जो है हमारे हैं पॉल्यूटेंट के स्टेज हैं या स्टेजेज इसके हैं, ये किस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको देख लिया, ये सब आपको प्रीलिम्स में काम करेगा। क्लियर है। देखो, एक जो पॉल्यूटेंट होते हैं इनके कैरेक्टर के आधार पर कि इनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है, कि इनके कैरेक्टर के बिहाफ पे इनको फिर क्लासिफाइड करते हैं। तो देखो, सम पॉल्यूटेंट रिमेन प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म इन द एनवायरमेंट एंड सम कीप getting formed, hence there are two types of pollutant based on their origin। देखो, कुछ जो होते पॉल्यूटेंट होते हैं ना, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही बने रहते हैं और प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रूप को क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, लगातार अभिक्रिया करके अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं और इस तरह और फिर प्रदूषण करते हैं। तो इस तरह के प्रदूषकों को हम लोग द्वितीयक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर है। इसको देखते हैं, क्लासिफाइड जो किया गया है। पहला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, द पॉल्यूटेंट्स विच रिमेन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। मतलब ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल अवस्था में रहते हुए पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। क्लियर है। दैट इज they remain in the same form in which they are produced। These pollutants get directly into air from the source like प्लास्टिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। मतलब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हुए जिस अवस्था में उत्पन्न हुए हैं उसी अवस्था में क्या करते हैं कि अपने पर्यावरण को या अपने क्या मतलब आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो उन्हें प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं। देखो यहाँ पर ये एग्जांपल्स जरूर याद रखना है। क्या है, प्लास्टिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर है। अब आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होता है जो अपना रूप बदल लेते हैं अभिक्रिया करके और दूसरे रूप में उपस्थित रहते हुए पॉल्यूशन करते हैं या पॉल्यूटेंट के रूप में अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या है, पॉल्यूटेंट्स विच आर फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मतलब जब प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं या किसी से अभिक्रिया कर लेते हैं और एक नया रूप ग्रहण कर लेते हैं और फिर ये प्रदूषण फैलाते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब इसमें क्या है, देखो इसमें कौन कौन से हैं, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, फिर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ध्यान रखना यहाँ पर ओजोन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें यही दे देगा, ओजोन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। ठीक है, ये सब एग्जांपल देके ओजोन दे देगा तो आपको लगेगा कि ओजोन तो नहीं है। हाँ, ओजोन गुड ओजोन बैड ओजोन के रूप में तो हमने देखा था कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है वो गुड ओजोन है, जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन है वो बैड ओजोन है। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस बेस पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लियर है। तो ये जो चैप्टर था हम लोग का कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो ये हमने एक प्रदूषण का या इसके प्रदूषण के कारण क्या है, इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।